अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बेसिक्स देखते हैं जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुनियाद बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, नेचर ऑफ लाइट और रेडिएशंस जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके मुतल्लिक बहुत काम हुआ है, जिसके ऊपर 17वीं सेंचुरी से लेके अब तक और स्टिल अभी तक हो रहा है। इसकी नेचर को समझने के लिए, इसके लॉज वगैरह को समझने के लिए जो है साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। रेडिएशन जैसा कि नेम से शो होता है, हमें अब सबको पता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड मे बी कंसीडर्ड एज अ कंटिन्यूस वेव ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस, वेव और एज अ डिस्क्रीट फोटोन ऑफ सेम एनर्जी। डिस्क्रीट मतलब स्पेसिफिक, अलग अलग बिल्कुल। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इसकी वेव नेचर जो है वो यूजफुल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इट इज एन ऑसिलेटिंग, वाइब्रेटिंग है। क्या चीज वाइब्रेटिंग है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड जो है कैपिटल ई और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड जो है वो कैपिटल बी से शो करते हैं। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं और ऑसिलेट जो करते हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल करते हैं और इस तरह जो है एनर्जी ट्रेवल होती है। इस ट्रेवल ऑफ एनर्जी को, इस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये दिखाया गया है, यहां पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ई जो वेव्स की फॉर्म में जो है ऊपर और नीचे जो है वो शो हो रहा है क्रेस्ट और ट्रेफ से, और जो है वाई एक्सिस पे है। बी जो है वो रेड कलर से शो हो रहा है जी एक्सिस पे, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि जिस तरफ ये मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस साइड पे प्रोपेगेट होती है, मूव करती है, वो भी इन दोनों का 90 डिग्री पे है। तो मतलब 3 एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस पे जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे पे ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और तीसरे एक्सिस पे ये मूव कर रहे हैं। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट रेडिएशन जिसे हम कहते हैं वो आती हैं। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में उसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वेवलेंथ आएगी, और डेफिनेट बात है बाकी प्रॉपर्टीज भी इससे वेरी करेंगी। एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, उसके बाद यहाँ पे है यूवी। अल्ट्रावायलेट का जो है ऐसा पार्ट जो विजिबल के साथ आता है बिल्कुल, फिर विजिबल रीजन, उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशंस, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, और जो है ये इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन जस्ट ये है हमारा ये कंसर्न है। नॉर्मली इन्हीं से हमारा कंसर्न होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी। 3 चीजें हैं इसमें, वेवलेंथ, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। आगे हम इनका रिलेशनशिप देखते हैं, आप सबने पढ़ा हुआ भी है। अगर हमारे इस स्लाइड को देखें, इस पिक्चर को देखें, तो लेफ्ट टू राइट जो है वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है। वेवलेंथ नेम से शो होता है, वेवलेंथ एक वेव की लेंथ। बताया भी गया है कि यूवी अल्ट्रावायलेट की 200 टू 400 है, विजिबल की 400 टू 800 है, उसके बाद नैनोमीटर, और उसके बाद माइक्रोमीटर में आता है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो मीटर्स में आती है। वेवलेंथ बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी भी कम हो रही है, एनर्जी भी कम हो रही है, और फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है। हमारे पास फॉर्मूला है, हम आगे देखते हैं। कुछ टर्म्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड। क्वांटम
एनर्जी के लिए है, फोटोन जो है हम लाइट के लिए यूज करते हैं। क्वांटम क्या है, फोटोन ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी, डिस्क्रीट मतलब स्पेसिफिक मखसूस खास एनर्जी। वेवलेंथ जैसा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ, एक वेव की लेंथ, ऐसे एक वेव है तो इसकी लेंथ यहाँ से क्रेस्ट स्टार्ट होता है, दूसरा क्रेस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। इसका यूनिट है एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 माइक्रोमीटर और मीटर सेंटीमीटर। कोई भी लेंथ का जो यूनिट है वही वेवलेंथ के यूनिट होते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, नॉर्मली हम 1 सेकंड में कहते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, या समटाइम कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। अगर वेव को देखें तो वेव भी एक साइकिल ही है बेसिकली, अगर क्रेस्ट और ट्रफ को मिलाएं तो ये एक साइकिल ही बनता है। तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज हर्ट्ज और सीपीएस, साइकिल पर सेकंड, दोनों एक ही बात है। इसको न्यू से शो करते हैं, ये न्यू है वर्ड, इट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। नेक्स्ट है वेव नंबर, नेम से शो होता है वेव नंबर, वेव्स की तादाद, इसको न्यू बार से शो करते हैं, ये म्यू नहीं है वर्ड, ये वाला फ्रीक्वेंसी जो है ये न्यू है वर्ड, म्यू ये माइक्रोमीटर वाला म्यू होता है। वेव नंबर जैसा कि नेम से शो होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, नॉर्मली सेंटीमीटर में लेते हैं, समटाइम मीटर में लेते हैं, मीटर में भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर डिस्टेंस है, इसमें कितनी वेव्स आती हैं, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, ठीक है, तो कितनी वेव्स आएंगी, और पर सेंटीमीटर को कैसर भी कहते हैं। एनर्जी, जो इनकी एनर्जी होगी, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनली से खत्म करके हम इक्वल टू और कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट याद रखिएगा, कांस्टेंट दुनिया में कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू जो चेंज ना होती हो, जितनी भी दुनिया में न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उतना ही कांस्टेंट हो सकते हैं। और जो है फ्रीक्वेंसी की अगर वैल्यू पुट करें, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, और जो है 1 बाय लैम्डा जो होता है वो न्यू बार होता है, ये यहाँ पे होना चाहिए। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, एनर्जी और वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, एनर्जी और वेव नंबर जो हैं ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। नेक्स्ट है इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर का जो इंटरैक्शन है इसको स्टडी करना, इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन लेना, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट करती हैं तो मेजर पॉसिबिलिटीज दो हैं, अब्जॉर्प्शन है, अब्जॉर्प्शन के बाद एमिशन होती है। पहले हम अब्जॉर्प्शन को देखते हैं जो हमारे रेलेवेंट है ज्यादा। Absorption, a photon of appropriate energy may be absorbed by the matter and results in electronic, rotational or vibrational transition। ये बात समझने वाली है। हम आगे देखते हैं तीनों क्या है। ट्रांजिशन, अभी तक हमने जस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही पढ़ी हैं। नॉर्मली जो है लो ग्रेड लेवल पे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक शेल से एक एनर्जी लेवल से दूसरे में चला जाता है, हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मीन चेंज। लेकिन इसके अलावा वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल भी होते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल हैं तो उसमें जो चेंज आती है उसमें एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना, दैट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन। और इस दौरान जो है अब्जॉर्प्शन होगी तो इंटेंसिटी में जो चेंज आएगा, सैंपल जो है लाइट जो है ट्रांसमिट करेगा, कुछ अब्जॉर्ब करेगा, बाकी जो है वो ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू आई ओवर आई नॉट। आई जो है इंसिडेंट है, ओवर आई नॉट जो है वो अब्जॉर्ब्ड है। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ इज मेजर्ड। ये लाइट जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की, इसको मेजर कर लिया जाता है जिससे हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है और एक्साइटेशन टेक्स प्लेस। ये हम डिफरेंट ट्रांजिशंस पॉसिबल इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। 3 तरह की मेजर ट्रांजिशंस हैं। पहली है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जब फोटोन अब्सॉर्ब होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। एटम के केस में हम सबको पता है
हम कहते हैं फर्स्ट शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स का चले जाना, दूसरे से तीसरे में चले जाना, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। ये है एटम्स के केस में। मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है? मॉलिक्यूल के केस में 3 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। जब मॉलिक्यूल बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो जाते हैं, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही रहते हैं। उनमें हम कहते हैं सिग्मा, उसके बाद आप पढ़ते हैं पाई, ये है बॉन्डिंग। उसके बाद एन है नॉन बॉन्डिंग, उसके बाद है पाई स्टार, MOT में आप सबने पढ़ा हुआ है। उसके बाद है सिग्मा स्टार। ये एनर्जी के हिसाब से हैं, और ये इंट्रोडक्शन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देख लेंगे इसको। ये स्टार, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, ऑर्बिटल्स में जाते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। और ये डिफरेंट एक्साइटेशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। कौन कौन सी जो है ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं है, ये हम यूवी विजिबल के इंट्रोडक्शन में देखते हैं। दूसरी है रोटेशनल ट्रांजिशन और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। पहले वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की भी डिटेल जो है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर में अपलोड कर दी गई है। एक एटम जो है, मॉलिक्यूल जो है, उसमें जो 2 बॉन्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड्स हैं, दो बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं, जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। वो एक स्प्रिंग की तरह होते हैं। जिस तरह स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच और कंप्रेस होता है, उसी तरह बॉन्ड भी स्ट्रेच और कंप्रेस होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो अब जब वाइब्रेशन होगी तो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी होगी। अब बात है कि एनर्जी लेवल का क्या मतलब है। एनर्जी लेवल का मतलब है डिस्क्रीट एनर्जी, मखसूस एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी। अगर एक एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी जो है जस्ट सपोज 5 किलो जूल है, और दूसरे की जो है वो 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, तो ये ही एनर्जी लेवल हैं। अब 5 से 10 में एनर्जी तब जाएगी, तब कोई जो है एक्साइटेशन होगी, जब इतनी ही एनर्जी का फोटोन अब्सॉर्ब करेगा। 5 और 6 के बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं। एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट ये है, जिस तरह मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, उसमें वो कोई भी एनर्जी जो है वो अटेन हो सकती है। 5, 5.1, 5.01, 5.2, 5.5, 6, 10, 15, 18। लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के केस में ऐसा नहीं होता। इनकी स्पेसिफिक एनर्जी होनी है। जिस तरह आप बोहर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ते हैं कि फर्स्ट शेल की एनर्जी जो है -13 किलो जूल पर मोल है, दूसरे की एनर्जी कितनी है। अब फर्स्ट से दूसरे में जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतना ही का फोटोन चाहिए होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि ज्यादा एनर्जी का फोटोन है तो उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब कर ले, बाकी को एनर्जी को छोड़ दे, ऐसा नहीं है। अब 5 से 10 एनर्जी लेवल पे जाने के लिए 5 किलो जूल पर मोल का फोटोन चाहिए, 5 एनर्जी वाला फोटोन चाहिए। अगर हम इस पे 10, 15, 20 वाला फोटोन भी फॉल करवाएंगे तो ये एक्साइटेशन नहीं होगी। इसे कहते हैं रेजोनेंस है, कि डिस्क्रीट एनर्जी होनी चाहिए। और 5 से अगर इसकी वाइब्रेशन की एनर्जी 5 किलो जूल पर मोल है, तो 6 वाला जो है वो ना तो फोटोन एक अब्सॉर्ब होगा इस पे 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी वाला, और ना ही एक्साइटेशन होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल का मतलब मखसूस एनर्जी है। इनके बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं है, और ना ही यहाँ पे एक्साइटेशन होगी। तो जहां पे भी कोई मूवमेंट है तो वहां पे जो है फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी भी होगी। तो इसलिए वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, मॉलिक्यूल जो हैं उनके बॉन्ड जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करते हुए अगर उसे एनर्जी ज्यादा मिलती है तो वो हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। इसी तरह है रोटेशनल ट्रांजिशन। मॉलिक्यूल जो हैं वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट भी करते हैं।
और इसमें उनकी एक फिक्स एनर्जी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ रोटेशन बीइंग क्वांटाइज, ये फिक्स है, स्पेसिफिक है एनर्जी। और मॉलिक्यूल जो है अब वो पहले एक खास स्पीड से ये मूव कर रहा होगा, जो है रोटेट कर रहा होगा, इसे एनर्जी मिलेगी तो एक ज्यादा फ्रीक्वेंसी से ये रोटेट करना शुरू कर देगा, तो हम कहेंगे ये हाई एनर्जी लेवल पे जो है इसकी एक्साइटेशन हो गई। ये है जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। अब एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, ये एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ये दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ये तीसरा, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में रोटेशनल एनर्जी लेवल है। बेसिकली ये सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल मिल के टोटल जो है इसकी एनर्जी जो है इसी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के इक्वल है या उसी के अंदर ही फॉल करती है, आप यूं कह सकते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल यूं ले लें कि इस तरह दो सिटीज होते हैं। अब एक सिटी बजाते खुद तो कुछ नहीं होता, वो डिफरेंट कॉलोनीज से मिलकर बना होता है। दो सिटीज के बीच में अगर हम कहते हैं जी 150 किलोमीटर डिस्टेंस है, दो सिटीज के बीच में 150 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन दोनों के जो एंड्स करीब होंगे वहां पे डिस्टेंस और होगा, दोनों को जो एंड्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर होंगे वहां पे डिस्टेंस और होगा। इसी तरह एक सिटी के अंदर डिफरेंट कॉलोनीज का डिस्टेंस, डिफरेंट जो है स्ट्रीट्स का डिस्टेंस जो है एक दूसरे से अलग अलग होता है। यही जो है तकरीबन केस जो है एनर्जी लेवल्स का है। उसके बाद क्या होता है, एक्साइटेशन होगी। कोई भी चीज एक्साइट होती है, एटम मॉलिक्यूल जो है वो डेफिनेट बात है वहां पे स्टेबल नहीं होते, हाई एनर्जी पे चीजें स्टेबल नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होते तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। ये जो वेलोसिटी डायग्राम में एमिशन जो है वो बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, और वो जो है एनर्जी एमिट करके वापस जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आने की ट्राई करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। The absorption of electromagnetic radiation by a molecule as a result of interaction of the radiation with molecule give valuable information। इसका फायदा क्या है? Valuable information मिलती है about structure of molecule, और ये टेक्निक का काम भी यही है कि structure of molecule, identification of different organic compounds, इसको स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाया गया है कि एनर्जी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाएगा, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे एक्साइटेशन हो जाएगी। During absorption, molecule falling in the path of incident beam collide with photon of radiant energy. Only those photon gets absorbed whose energy exactly matches the difference in energy between ground and excited state। ग्राउंड का मतलब है लोअर वाला ग्राउंड होगा। अगर हम 4 और 5th शेल की बात कर रहे हैं या एनर्जी लेवल की बात करें तो 4 वाला ग्राउंड स्टेट होगा, 5th वाला जो है वो एक्साइटेड स्टेट होगा। तो किसी भी दो शेल्स के दरमियान एनर्जी जो है वो स्पेसिफिक होती है। अब उतना फोटोन पड़े, उतना फोटोन उसे मिलेगा तो ही एक्साइटेशन होगी, अदरवाइज एक्साइटेशन नहीं होगी। उससे हाई एनर्जी का फोटोन भी अगर उस पर फॉल करवाएंगे तब भी एक्साइटेशन नहीं होगी। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ एक्साइटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? इट इज इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्सॉर्ब बाय अ कंपाउंड। इसके जनरल जो है फीचर्स जो हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं, रेडिएशन सोर्स होगा, उसमें से वेवलेंथ सेलेक्ट की जाएगी, फिर सैंपल पे पड़ेगी, और आगे जो है डिटेक्टर जो है डिटेक्ट करके रिकॉर्डर, कंप्यूटर या जो है रीड आउट डिवाइस जो है वो स्पेक्ट्रम ड्रा कर देगी। टाइप्स हैं जो बेसिक्स हैं वो है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन और एटॉमिक एमिशन, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये बाकी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी विजिबल, इंफ्रारेड, एनएमआर और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इनकी डिटेल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उनका इंटरेक्शन विद मैटर के साथ, और स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या है और बेसिक पर्पस क्या है। और नेक्स्ट जो है डिटेल जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम कुछ लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं और बाकी जो है वो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।